अस्सलाम वालेकुम। कॉम्पैक्ट बैच का दूसरे लेक्चर में 2A इसके दो पार्ट होंगे हमारे। पहले पार्ट में हम चैप्टर नंबर 2 जो हमने शुरू किया था इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस के लिए इसके कॉन्सेप्ट चेक करके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट की डिस्कशन होगी, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट चेकर एमसीक्यूज। आपने क्या करना है, आपने पूरे कॉन्सेप्ट जितने भी आपने कवर कर लिए उसको एक दफ़ा रिवाइज करना है। इसको रीड करेंगे। इसको अगर आपने याद नहीं किया तो लेक्चर पॉज करके पहले आप बिफोर मूविंग टुवर्ड्स एमसीक्यूज के डिस्कशन आपने इसको याद करना है और उसके बाद फिर आपने एमसीक्यूज के डिस्कशन सुननी है। एमसीक्यूज के डिस्कशन सुनने से पहले आपने एक दफ़ा खुद इसको लाजमी अटेम्प्ट करना है। आपकी बेहतर तैयारी उस वक्त होगी जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। सेल्फ इवैल्यूएशन जब आपके बाद उसके बाद होगी तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके इस चैप्टर कैसी है। ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, ये थ्रू आउट कंप्लीट चैप्टर या हर एक सब्जेक्ट के लिए शायद मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आपने पहले खुद प्रैक्टिस लाजमी करनी है। खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मुश्किल होगा प्रॉब्लम, क्योंकि लेक्चर में हमें सारी चीज़ें समझ आ रही होती हैं। वो उसका एक फ्लो बना होता है, एक मोमेंटम होता है आपका, लेकिन जैसे ही वो आप खुद से बैठते हैं तो सारी चीज़ें जाहिर है, आप टीचर तो नहीं है और ना ही टीचर जो है वो आपको चला रहे हैं। आपने खुद से चलना है तो कुछ चीज़ें आपको भूलेंगे भी, कुछ चीज़ें कंफ्यूज भी होंगी, मिक्स भी होंगी। तो वो ठीक या बेहतर ऐसे हो सकती है जब आप खुद पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर जहाँ पे वीकनेस है आप वो कवर कर। तो ये सारी चीज़ें होंगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था जिसमें हमने डिमांड को डिफाइन किया, फिर इसके डिटर्मिनेंट्स देखे, फिर लॉ ऑफ डिमांड, फिर सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स और लॉ ऑफ सप्लाई, और उसके बाद फिर हमने मार्केट प्राइस या लॉ ऑफ प्राइस डिस्कस किया था और वो हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट था। क्या था उसमें कि मार्केट उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो, यानी जब खरीदने वाले और बेचने वाले जिस प्राइस पे एग्री करते हो उसको उस वक्त हम कहेंगे मार्केट में ये प्राइस प्रिवेल करेगी। क्या आप दोनों क्या हो गए, राजी हो गए, तो वो मार्केट प्राइस होगी। मूव ऑन करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है हमारा, देख लेते हैं इधर से। मार्केट इक्विलिब्रियम के बाद मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो तो इसके नाम में छुपा होता है कि मूवमेंट, डिमांड कर्व में मूवमेंट कैसे आएगी और डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे होगा। बस ये दो स्टडी करना है, मूवमेंट एंड शिफ्ट। और मूवमेंट एंड शिफ्ट के लिए एक छोटा सा टेबल, शायद ये नोट्स में नहीं होगा लेकिन इसको अंडरस्टैंड कर तो नोट कर लीजिएगा। फिर मैंने इधर भी लिखा हुआ है डिमांड, इधर भी लिखा हुआ है, जानबूझ के लिखा हुआ है डिमांड। पता है मुझे कि दो जगह पे डिमांड, यहाँ पे सप्लाई आना चाहिए था सर, हाँ ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं। आपको डिमांड शेड्यूल या डिमांड का टेबल याद होगा, प्राइस 1 2 3 4 5, तो क्वांटिटी डिमांडेड, लॉ ऑफ डिमांड का ये टेबल है 5 4 3 2 1, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांडेड क्या हो जाती है, कम। 5 4 3 2 एंड 1, ये तो रेगुलर लॉ ऑफ डिमांड कर्व में जैसे हमने पढ़ा, ये वही कॉन्सेप्ट है। ये है फॉर एग्जांपल डिमांड समोसे की, ये समोसे की डिमांड है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था बताएं क्या डिमांड हमेशा सेम रहती है मार्केट में, तो आपने कहा नहीं सर, डिमांड तो चेंज होती रहती है, डिमांड तो फ्लक्चुएट करती है, डिमांड कभी इंक्रीज होती है, डिमांड कभी डिक्रीज होती है। अच्छा, कब ऐसे होगा, कब होगा ये डिमांड कब चेंज होगी? सर, जब डिमांड के डिटर्मिनेंट्स चेंज होते हैं उससे डिमांड चेंज हो जाती है। कौन से डिटर्मिनेंट होते हैं डिमांड के? डिमांड के सर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। सर कुछ डिटर्मिनेंट होते हैं प्राइस डिटर्मिनेंट और कुछ है नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट। डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल है। आप क्या बता सकते हैं कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल बना है ये कौन से डिटर्मिनेंट्स को देख के हम बनाते हैं? प्राइस को। शाबाश, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। आखिर लफ्ज क्या? सेटरस पारिबस।
assuming all other factors remains constant। बताएं क्या हमने लॉ ने जो बताया था वैसे ही किया? बिल्कुल वैसे किया, बिल्कुल प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप है ये, कोई चेंज हमने नहीं की इसमें। अच्छा, फिर अगला मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि बताएं क्या ये डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होती है? वो तो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे ना, उसकी वजह से इसका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अब बाकी भी तो डिटर्मिनेंट्स है, उसको भी तो देखना है, तो वो डिटर्मिनेंट देखते हैं। ये डिमांड है समोसे की, समोसे की जब प्राइस 1 होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 5, जब प्राइस 2 तो कुछ लोग नहीं खरीदेंगे। प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी लोग खरीदना कम करेंगे, जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ेगी लोग इसके डिमांड को कम करेंगे, लोग डिमांड नहीं करेंगे। एक और फैक्टर्स भी है, कुछ और फैक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे अज्यूम करते हैं एक फैक्टर के मौसम अच्छा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से, टेस्ट या प्रेफरेंस। मैं कोशिश करूंगा एग्जाम्पल वही हो ताकि मिसमैच ना हो कॉन्सेप्ट और आपको फौरन से वो सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए। अगर मौसम अच्छा हो, अच्छे मौसम में हमारा दिल करता है समोसे खाने का, अब हम समोसे की डिमांड को इंक्रीज करेंगे। अब हम क्लास से जैसे बाहर निकलेंगे, मौसम अच्छा देखा हमने, दोस्त से कहेंगे चल यार समोसा खाने ना चले, उस वक्त भी समोसे की डिमांड बढ़ रही है। आपका मूड नहीं था, आप क्लास में आए थे, इकोनॉमिक्स की क्लास जैसे खत्म हो गई आपने देखा बाहर तो मौसम भी बहुत अच्छा है, तो फिर आपने समोसे की डिमांड बढ़ा दी। समोसे की डिमांड बढ़ के कितनी हो जाएगी? समोसे की डिमांड बढ़ के देखें, ये भी डेटा तो हाइपोथेटिकल था, हमने ज्यूम किया था, और ये भी हाइपोथेटिकल डेटा हम कह रहे हैं कि समोसे की डिमांड बढ़ रही है। आप में से कोई करेगा इसको 10, कोई इसको करेगा 8, 7, 3 और 1 या 2, लेकिन ये याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना हम अपनी जिंदगी आसान बनाए, हम तो ऐसे करेंगे कि इसको इंक्रीज ही करना, इसको इंक्रीज ही करना ना, डिमांड बढ़ेगी ना, डिमांड बढ़ेगी। ये देखें, डिमांड बढ़ी है, पहले डिमांड 5 थी, अब डिमांड 6 हो गई है। इसी तरह ये 4, 3, 2 और 1, सॉरी 4 एंड 2, एक ये भी डिमांड है और एक ये भी डिमांड है। ये है बिफोर क्लाइमेट चेंज, बिफोर क्लाइमेटिक चेंज, और ये है आफ्टर चेंज। ये दो डिमांड है, एक है बिफोर क्लाइमेटिक चेंज, जब हमारा टेस्ट चेंज नहीं था हुआ, हम क्लास में बैठे थे, हमने कहा समोसे की प्राइस इतनी है तो सर हम इतनी डिमांड करेंगे, लेकिन जैसे क्लास से बाहर निकले मौसम अच्छा था, अच्छा मौसम देखे हमने समोसे की डिमांड बढ़ा दी। समोसे की डिमांड 5 से बढ़ के कितनी हो गई है? समोसे की डिमांड 5 से बढ़ के 6 हो गई है। ये डिमांड में चेंज आ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। किस वजह से बढ़ रही है? क्या प्राइस की वजह से बढ़ रही है? नो 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 नो, प्राइस की वजह से तो डिमांड 5 थी, ये तो किसी दूसरे फैक्टर की वजह से अब डिमांड बढ़ी है। डिमांड में अगर चेंज आए, डिमांड बढ़े अगर किस वजह से? प्राइस की वजह से, प्राइस की वजह से, इसको हम कहते हैं ये मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्या है ये? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और ये किस वजह से है? क्या किस वजह से है ये है ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू प्राइस। और अगर ये चेंज आए किसी नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट में, यानी डिमांड चेंज हो ड्यू टू एनी नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, तो हम क्या कहेंगे? ये है शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और ये किस वजह से है? क्या ये प्राइस की वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है? नो, एनी नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो एक एग्जांपल है ना, किसी भी नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से अगर डिमांड में चेंज आए तो हम इसको नाम देंगे ये है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और अगर ये प्राइस की वजह से चेंज हो तो ये है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व।
डेफिनेशन सुने मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कहता है डिमांड में चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस की वजह से जो डिमांड में चेंज आएगा इसको हम नाम देंगे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और अगर किसी नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो ये कहलाएगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट और शिफ्ट में क्या फर्क है? फैक्टर का। मूवमेंट में प्राइस फैक्टर और शिफ्ट के केस में सारे नॉन प्राइस डिटरमिनेंट आ जाएंगे, कोई भी नॉन प्राइस डिटरमिनेंट आ सकते हैं। ठीक है, कुछ बात समझ आई? यस, लेकिन सर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, प्राइस है 1, इसको फिलहाल इग्नोर करें, इसको फिलहाल इग्नोर करें। प्राइस 1 उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड, जब प्राइस 1 है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, सो क्वांटिटी डिमांडेड 5, ये हमारे पास एक पॉइंट है। जब प्राइस 2 उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड 4, प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई है 4। प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कम होती है, लॉ ऑफ डिमांड ने हमें सिखाया था। प्राइस 3 तो क्वांटिटी भी 3, प्राइस 3 तो क्वांटिटी भी 3। इस वक्त हम 3 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। जब प्राइस 4 होगी, प्राइस क्या हो रही है? प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ेगी तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है लोग अब डिमांड नहीं करेंगे। जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांडेड वुड रिड्यूस टू 1, ये है क्वांटिटी डिमांडेड। इन सारे पॉइंट्स को हम करेक्ट करेंगे। इस तरह का एक कर्व बनेगा और इसको मैं नाम देता हूं डी कर्व, यानी डिमांड कर्व। डी फॉर डिमांड, ये डिमांड कर्व कहलाएगा। क्या देख के हमने ये डिमांड कर्व ड्रॉ किया? बताएं शाबाश। ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को देख के हमने ये कर्व ड्रॉ किया। क्लियर? इसको क्या नाम देंगे? ये जो लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक था, लॉ ऑफ डिमांड में भी तो ऐसे ही कर्व बनाया था ना हमने, डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व। एक और डिमांड कर्व भी बनेगा, एक और भी डिमांड कर्व बनेगा। ये डिमांड कर्व बनाता हूं मैं। जब प्राइस 1 है इस वक्त, अब ये देखें, इसको इग्नोर करें, अब इसको इग्नोर करें, इसको वो देखें, जब प्राइस 1 है इस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड 6 है। प्राइस 1 तो क्वांटिटी डिमांडेड 6। जब प्राइस 2 तो क्वांटिटी डिमांडेड 4, प्राइस 2 क्वांटिटी डिमांडेड 4, ये 5, सॉरी 4 नहीं 5, क्वांटिटी डिमांडेड 5। और प्राइस 3 है तो इस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड 4 है। प्राइस 3 पे क्वांटिटी डिमांडेड 4, प्राइस 4 क्वांटिटी डिमांडेड 3। And when price is 5, its quantity demanded will be 2। प्राइस के बढ़ने से ये क्वांटिटी कम ज़्यादा होगी और नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से ये एक नया डिमांड कर्व बनेगा और इसका भी नाम हमने रखा डी। लेकिन बाइफरकेट कैसे करेंगे? बाइफरकेट कैसे करेंगे? बाइफरकेट हम ऐसे करेंगे कि इसको नाम हम रखेंगे इसका डी नॉट और इसको प्यार से D1, डी नॉट एंड D1। चले अब इसको ऐसे करते हैं, सफाई कर लेते हैं। सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हम नहीं कोई और करें तो। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी सी डी, मैं इसके नाम रख रहा हूं अपनी तरफ से F G H
जी, अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा हूं तो पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी डिमांड उस वक्त जो है वो 1 यूनिट है। अगर मैंने डिमांड को इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। पहले ही देखे ना, ये प्राइस थी, अब प्राइस क्या हो गई, ये प्राइस कम हो गई। इसको हम कहते हैं ये है मूवमेंट, क्योंकि ये जो चेंज है ये किस वजह से है, प्राइस की वजह से। प्राइस की वजह से चेंज आएगा तो इसको हम नाम देते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मुश्किल से डेफिनेशन एक और सुने, सेम डिमांड कर्व के ऊपर रह के जब आप इसको डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो इसका नाम होगा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व के ऊपर रह के जब डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो इसका नाम होगा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। लेकिन अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट एफ की तरफ मूव करते हैं तो ये बेसिकली तो मूव है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम हमने रखा है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बताएं शाबाश, हम पॉइंट ए से पॉइंट एफ की तरफ जा रहे हैं, क्या प्राइस डिक्रीज हुई है, क्या प्राइस हमारी चेंज हो रही है, नो नो नो, प्राइस चेंज नहीं हो रही। प्राइस तो अब भी 5 है, प्राइस तो अभी भी 5 है। अब डिमांड बढ़ी है, डिमांड 1 से 2 यूनिट हो गई है, ये डिमांड चेंज हो रही है किस वजह से, क्या प्राइस की वजह से, नो 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 नो, प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस तो उतनी है। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड में चेंज आ रहा है, प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर हो सकता है, कोई भी नॉन प्राइस डिटरमिनेंट हो सकता है। तो अगर किसी भी नॉन प्राइस डिटरमिनेंट में चेंज आता है तो हम इसको नाम क्या देंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मुश्किल से डेफिनेशन इसकी सुने, इंटायरली न्यू डिमांड कर्व का क्रिएट होना या डिमांड का ऐसे चेंज होना कि जो प्रीवियस डिमांड कर्व वो गायब हो जाए और इंटायरली एक न्यू डिमांड कर्व क्रिएट हो जाए तो इसको हम नाम देंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये लफ्ज इंटायरली न्यू शिफ्ट के साथ है और मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा, सेम डिमांड कर्व के ऊपर रह के, सेम डिमांड कर्व के ऊपर रह के। अब याद रखिएगा हमेशा कि अगर शिफ्ट का केस है ना तो जो प्रीवियस डिमांड कर्व होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी मैं कहना बेसिकली ये चाह रहा हूं कि मार्केट में कोई 2 डिमांड कर्व नहीं होंगे, मार्केट में एक ही डिमांड कर्व एग्जिस्ट करता है। इसकी एग्जांपल सुने, यानी आप समोसे वाले के पास जाके उससे ये नहीं कहेंगे सर ये जो चेंज इन डिमांड है ये तो प्राइस की वजह से है, ये लें ये प्राइस के लिए पैसे, और दूसरा ये जो चेंज है ये सर प्राइस अब नहीं देंगे, अपने पे नहीं करेंगे, लेकिन ये थोड़े से समोसे एक्स्ट्रा दे दें, आज मौसम अच्छा है, वो लगाएगा एक चपेट। अब क्या बातें कर रहा है सर, 4 समोसे, वो पहले नहीं कह सकता था सर, पहले भी मैं यही कह रहा था कि 4 समोसे चाहिए, लेकिन 2, फिर वही बात 2 प्राइस की वजह से 2, मुझे क्या पता तुझे समोसे कितने चाहिए, मुझे ये बता। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट हम टोटल अपनी डिमांड बताएंगे, हम टोटल डिमांड बताएंगे कि ये हमारी डिमांड है। क्लियर? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस, प्राइस और नॉन प्राइस डिटरमिनेंट। मूवमेंट में सेम डिमांड कर्व के ऊपर रह के हम डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, जबकि शिफ्ट के केस में क्या होता है, इंटायरली न्यू डिमांड कर्व क्रिएट होता है। एक मिसकंसेप्शन का यहां पे इसके साथ मैंने लिखा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं पॉइंट जी से पॉइंट एच की तरफ जाऊं या पॉइंट जे से पॉइंट एफ की तरफ आता हूं तो ये क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, ये शिफ्ट कहलाएगा ना, शिफ्ट कहलाएगा ये, नहीं 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 नहीं, ये देखिए सेम डिमांड कर्व के ऊपर रह के मैं डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूं, ये भी मूवमेंट है, ये भी है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और इसी तरह अगर आप पॉइंट जे से पॉइंट ई की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, इसको शिफ्ट कर रहे हैं, इसको आप शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखते हैं इधर से भी इसको देख लेते हैं। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व
चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। चलो क्लियर ओके। Change in demand due to change in own price of the product is called movement along demand curve. It means movement यानी from one point to another point on the same demand curve. इसको डबल अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन करना है, प्राइस को भी डबल अंडरलाइन करना है। मूवमेंट किस वजह से होगी? प्राइस की वजह से। कैसे होगी? सेम डिमांड कर्व के ऊपर रह के इंक्रीज या डिक्रीज करना। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट को डबल अंडरलाइन करना है। और कंडीशंस, डिटर्मिनेंट और कंडीशंस एक ही बात है, ऑफ डिमांड कर्व इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इट मींस शिफ्ट ऑफ इंटायर डिमांड कर्व, इंटायरली एक न्यू डिमांड कर्व क्रिएट होगा, इसको भी अंडरलाइन करना है, इसको डबल अंडरलाइन करें, शाबाश। अच्छा, एक लफ्ज लिखा हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड और इधर लिखा हुआ है डिमांड, इन दोनों में क्या फर्क है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में। क्वांटिटी डिमांडेड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस इट्स डिमांड और क्वांटिटी डिमांड, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। जैसे देखा था आपने, आईफोन खरीदने गए थे, उस वक्त वहां पे भी लिखा हुआ था ना क्वांटिटी, और इसको अंडरलाइन करके मैंने लिखवाया था एक क्वांटिटी, एक यूनिट। अगर कहीं पे प्राइस है ना, तो आप भी जब मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले प्राइस पूछते हैं, और प्राइस के बाद वो आपसे ये सवाल करता है, भाई कितने लेने हैं आपने, कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। उस वक्त आप क्वांटिटी बताते हैं, उस वक्त क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं। जब प्राइस की बात आती है, अच्छा मुझे बताएं, जब मेहमान आते हैं उस वक्त क्या आप प्राइस को देखते हैं? क्या आप प्राइस को कंसीडर करते हैं? नो 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 नो। कोई खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, क्या आप उस वक्त प्राइस को देखते हैं? नहीं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, बताएं आप उसी वक्त की प्राइसेस को देख रहे हैं? नो नो, ऐसे नहीं होता। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की एग्जांपल आपके सामने, क्या आप प्राइस को देख के डिसाइड करते हैं? कभी ऐसे नहीं होता। ये ईद के मौके पे आप पसंद करते हैं नए कपड़े पहनना, क्या आप प्राइस को देख के डिसाइड करते हैं? यूजुअली ऐसे नहीं करते। ईद आ गई, थोड़े से महंगे कपड़े भी हो गए, हम कहते हैं खैर ठीक है, कोई मसला नहीं। अब शादी पे देखें लोग कितना खर्च करते हैं, क्या प्राइस को देख के खर्च करते हैं? नहीं करते, अनवा खर्च करते हैं, इसको नहीं देखते। तो वो टेस्ट और प्रेफरेंस को देखते हैं, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है वो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है, यानी प्राइस के साथ आएगा क्वांटिटी डिमांडेड और किसी नॉन प्राइस के साथ आएगा चेंज इन डिमांड। इस चेंज इन डिमांड में आपको पता है कि क्वांटिटी का इंपैक्ट भी शामिल है और नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट का भी है। ठीक है, ये इसने हमें वो शिफ्ट कर रहा है, ये मूवमेंट है और ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट है राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, और ये मूवमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलें, स्टडी टेप देखें। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू सप्लाई। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू सप्लाई का मतलब क्या है? जिधर लिखा हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड, उधर आ जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड, और ये होगा 1 2 3 4 5। प्राइस 1 है ना, तो क्वांटिटी सप्लाइड यानी लॉ ऑफ सप्लाई आ जाएगा इधर। और ये जो चेंज आएगा किसी भी नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से आएगा, जैसे कि शाबाश, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल कंडीशन एक नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट सप्लाई है, तो ये अगर आ गया उसकी वजह से डिमांड चेंज हो सकती है। इस साल जो है वो प्राइसेस, फॉर एग्जांपल प्राइसेस 1 है, लेकिन फसल अच्छी हो गई, बारिशें जिस टाइम पे चाहिए थी उस टाइम पे बारिशें आ गई, और जिस टाइम पे नहीं चाहिए थी बारिशें यानी ड्राई वेदर चाहिए था, उस वक्त अल्लाह पाक ने जो है वो ड्राई वेदर, बेहतरीन वेदर जो है वो दिया साथ, तो बताया फसल बहुत अच्छी होगी। फसल अच्छी हो गई फेवरेबल कंडीशन की वजह से, तो इसकी सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी। बताएं क्या उसकी प्राइस ज्यादा हुई है तो सप्लाई बढ़ गई? नो 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 नो, ये तो फेवरेबल कंडीशन की वजह से इसकी सप्लाई बढ़ी, तो सप्लाई में इस तरह चेंज आ सकता है। ये तो डिमांड कर्व हमने ऐसे ड्रॉ किया है, सप्लाई कर्व ऐसे बनेगा। उधर भी कॉन्सेप्ट मूवमेंट और शिफ्ट का है। मूवमेंट कैसे? जब प्राइस चेंज होगी तो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, जब कोई नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट चेंज होगा तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू सप्लाई। डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, ये भी सेम ही है। प्राइस की वजह से चेंज तो क्वांटिटी सप्लाई, नॉन प्राइस की वजह से चेंज इन सप्लाई। अल्टरनेटिव टर्म्स टू रिमेंबर, मूवमेंट एंड डिमांड, मूवमेंट एंड डिमांड, ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, मूवमेंट एंड डिमांड। ये देखें, ये डिमांड क्या हो रहा है?
डिमांड क्या, डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ी है, डिमांड ज्यादा हो रही है। इसके लिए आप इंग्लिश की एक टर्म यूज करते हैं, एक्सटेंड हो रही है डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड। और अगर ये देखें जे से डिमांड एफ पॉइंट एफ की तरफ आ रही है, डिमांड कम हो रही है, सिग्निफिकेंटली डिमांड कम हो रही है, तो यह है कॉन्ट्रैक्ट सुकटना, डिमांड कम हो गई, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये डेली लाइफ में जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं वही है। शिफ्ट इन डिमांड के लिए दूसरे अल्फाज राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल देखते हैं। डिमांड कर्व का राइज होना, इंक्रीज होना, राइटवर्ड शिफ्ट है, राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखते हैं। ये है राइज और ये क्या है, फॉल। ये राइज है, ये फॉल है। इसी तरह और क्या लिखा हुआ था, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आपके सामने ऊपर राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट लिखा हुआ है, आउटवर्ड और अपवर्ड शिफ्ट। और इधर क्या लिखा होगा, इनवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट। इनवर्ड की बात कर रहा है, इनवर्ड की बात कर रहा है, तो ये डिमांड कर्व, चूंकि हम ओरिजिन पे खड़े होते हैं तो ओरिजिन की तरफ ये डिमांड कर्व मूव करेगा, शिफ्ट होगा, तो ये है इनवर्ड शिफ्टिंग। और डाउनवर्ड शिफ्टिंग, और ये क्या है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, आउटवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व। ठीक है, तो सेम इसी तरह यही अल्फाज सप्लाई के होंगे। हो सकते हैं सप्लाई के लिए दो अल्फाज यूज ना हो रहे हो, आउटवर्ड और इनवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड। इमेजिन करें सप्लाई कर, ये इस तरह सप्लाई कर बनेगा, इनवर्ड और आउटवर्ड। चूंकि हम तो इधर खड़े होंगे, इधर हम तो ओरिजिन पे खड़े होंगे, तो इसके लिए इनवर्ड और आउटवर्ड के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। हाँ, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर ज्यादा बेहतर होगा। डाउनवर्ड और अपवर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए, ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ डिमांड सप्लाई कर ऑन प्राइस। सबसे पहले तो यह है कि क्या लिखा हुआ है, चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम, चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको आप जल्दी से नोट कीजिएगा। अब मैं इसको चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम बताएं, इसी चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5, कल जो आखिरी हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे ड्रॉ किया था हमने, मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, मार्केट इक्विलिब्रियम बनता है डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से। ये है क्वांटिटी, ये प्राइस, सप्लाई कर्व, और ये डिमांड कर्व। ये था क्या, मार्केट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो कह रहा है चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम मींस के क्या हम इस इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं, क्या इस पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, इस पॉइंट को पकड़ो, इधर रखो। कैसे इधर आया ये पॉइंट, इन दोनों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर चेंज हुआ होगा। डिमांड या सप्लाई को चेंज करके हम इस इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं। कैसे डिमांड और सप्लाई को चेंज करेंगे, डिमांड और सप्लाई को शिफ्ट करके, यानी शिफ्ट की वजह से इसमें चेंज आएगा। शिफ्ट की वजह से क्या होता है, इंटायरली एक न्यू डिमांड कर्व क्रिएट होता है ना, इंटायरली न्यू डिमांड कर्व क्रिएट होता है, तो न्यू डिमांड कर्व क्रिएट होगा जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम हमारा चेंज हो जाएगा। इसमें जो पॉसिबिलिटीज है वो 4 पॉसिबिलिटीज है। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, नंबर 2 राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, 3 leftward shift in demand curve, and number 4 leftward shift in supply curve। आप डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करके भी इस इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं,
आप सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करके इस इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं, आप डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके इस इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं। सेम इज द केस, आप सप्लाई कर्व को चेंज करके या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके इस इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट एंड डिमांड कर्व। डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, डिमांड कर्व कैसे राइटवर्ड शिफ्ट होगा? क्या यानी ऐसे कैसे हुआ होगा? कोई वकूवा, कोई वारदात पहले हुई होगी ना, तभी जाके ये डिमांड कर्व चेंज हुआ होगा। बताएं शाबाश। राइटवर्ड शिफ्ट एंड डिमांड कर्व, पहली बात तो यह है कि शिफ्ट आ गया, इसका मतलब यह है कि कोई नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट होगा। अब किसी भी नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट को ऐसे चेंज करें कि उसकी वजह से ये डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए। सर डिमांड कर्व कब राइटवर्ड शिफ्ट होता है? जब डिमांड कर्व इंक्रीज हो रहा होता। आप डिमांड को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, देख लेते हैं। किसी भी नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से करेंगे, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, और नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर ज्यादा, इनकम ज्यादा, तो प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? डिमांड ज्यादा। बाय डिफॉल्ट हम नॉर्मल गुड की बात कर रहे होंगे। इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा। डिमांड ज्यादा किस वजह से? क्या ये प्राइस की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है? नहीं, ये तो इनकम है, ये तो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है। तो नॉन प्राइस की वजह से डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा। D1 मैंने इसका नाम रखा। बताएं क्या ये इक्विलिब्रियम चेंज हो गया? बिल्कुल इक्विलिब्रियम चेंज हो गया। इस पहले इक्विलिब्रियम ये था, अब हमारा इक्विलिब्रियम ये हो गया। अब न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा इस पॉइंट पे E1, जिस पे क्वांटिटी ये होगी और प्राइस। एक तो हमने मार्केट इक्विलिब्रियम को चेंज किया, एक हमने मार्केट इक्विलिब्रियम को चेंज कर दिया। इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इफेक्ट ऑफ डिमांड सप्लाई, इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड आपको याद होगा, उधर क्या था? इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, यह है लॉ ऑफ डिमांड। इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज, ये लॉ ऑफ डिमांड है। प्राइस की वजह से जो डिमांड चेंज होगी, ये लॉ ऑफ डिमांड है। और ये हमें ये सिखा रहा है कि किसी नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से जो शिफ्ट आएगा, यानी चेंज आएगा डिमांड में, उसकी वजह से प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा? यानी इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। अब हम पहले क्या करेंगे? प्राइस को चेंज करेंगे? नहीं, इस बार हम डिमांड को चेंज करके देखेंगे कि प्राइस के साथ क्या हो रहा है। पहले थी क्वांटिटी Q0 और प्राइस P0। हमने डिमांड को इंक्रीज किया। इंक्रीज कैसे किया? राइटवर्ड शिफ्ट करके। राइटवर्ड कैसे डिमांड कब शिफ्ट हुआ होगा? किसी नॉन प्राइस डिटरमिनेंट को चेंज हमने किया इन फेवर ऑफ डिमांड, यानी डिमांड बढ़ रही है उसकी वजह से। तो आप देख सकते कि क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और प्राइस भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। प्राइस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी भी इंक्रीज। इसी तरह अगर हम कोई दूसरा देखें, दूसरा देख लेते हैं। हम इसको करते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट एंड डिमांड कर्व। ये मैं दो कर्व मैं करवाऊंगा और दो आप प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा क्वांटिटी, प्राइस। पहले क्या करेंगे? मार्केट इक्विलिब्रियम हमेशा ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल इक्विलिब्रियम होगा तो इसमें चेंज कर सकते हैं ना आप। अगर इक्विलिब्रियम ही नहीं है ओरिजिनल, तो फिर आप चेंज किसको करेंगे? चेंज हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो कोई ओरिजिनल वैल्यू होती है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, सॉरी ये डिमांड होगा, हम सप्लाई कर्व करेंगे। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करें। चलो जी, सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करो, इसका मतलब यह है कि सप्लाई को डिक्रीज करो। सप्लाई को हम ऐसे डिक्रीज कर सकते हैं, प्राइस को कम करेंगे। प्राइस को कम करेंगे, सप्लाई कम हो जाएगा। सप्लाई कम होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा।
नो सर, आपने बोला है प्राइस को कम करेंगे, प्राइस की वजह से शिफ्ट नहीं होता सप्लाई कर्व। क्या होगा फिर? कोई नॉन प्राइस डिटरमिनेंट चेंज होगा जिसकी वजह से सप्लाई डिक्रीज होगी। चलें एग्जांपल देखते हैं। ये 1 की एग्जांपल है और ये 4 की एग्जांपल है। सप्लाई कर्व क्या होना चाहिए? कम। ऐसे करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज करते हैं। टैक्स ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा तो सप्लाई कम, टैक्स ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा तो सप्लाई कम, सप्लाई कम, सप्लाई विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, S1। अब देखते हैं सप्लाई को मैं रिड्यूस कर रहा हूं, न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा। न्यू इक्विलिब्रियम क्या मार्केट इक्विलिब्रियम को हमने चेंज किया? यस, हमने मार्केट इक्विलिब्रियम को चेंज किया। उसके बाद क्या करना है? देखना है मार्केट इक्विलिब्रियम को चेंज करने के बाद डिमांड का इफेक्ट देखना है ऑन प्राइस। ये देखिए क्या हो रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है और प्राइस बढ़ रही है। क्वांटिटी सप्लाई कम हो गई और प्राइस बढ़ गई है। तो ये है चेंज। इस तरह हम मार्केट इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं और सेम इसमें इफेक्ट देख सकते हैं डिमांड का या सप्लाई का प्राइस के ऊपर। तो ये चारों आपके नोट्स में भी गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा ये देखें, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट। नॉन प्राइस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं इसको। तो ये चारों आप देख सकते हैं, लेकिन इसको इधर देखने से पहले आपने खुद प्रैक्टिस करना है। आप पहले सोचेंगे इसको, उसके बाद फिर इसको प्रैक्टिस करेंगे। पॉज कीजिए। चलिए, इसी के साथ हमारा ये वाला हिस्सा भी खत्म कंप्लीट होता है। अच्छा, इसके जो सेकंड पोर्शन है स्पेशल मार्केट का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ताल्लुक चूंकि इस कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के साथ नहीं है, लेकिन चूंकि आई के आपकी किताब में था तो इसलिए हमने नोट्स में आपके पास होगा, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। अब इसके बाद डिस्कशन ऑफ कॉन्सेप्ट चेकर एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। आपने अगर पूरा ये कवर कर लिया है और आपको याद भी हो गया है तो फिर आप ये और कॉन्सेप्ट चेकर के एमसीक्यूज आपने खुद से प्रैक्टिस किए, अब आप ये सुन सकते हैं। अदरवाइज इसको पॉज कीजिएगा अभी और पहले आप खुद से प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर आए डिस्कशन सुने। डिस्कशन की तरफ चलते हैं। 2.3, if the price of substitute of commodity X falls, the demand for X will. Price of substitute of commodity X, commodity X का कोई substitute होगा, उसकी प्राइस कम हो रही है। Substitute of commodity X है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि substitute of commodity X कोई Y है, ये X है, इसका ये substitute आ गया, इसलिए मैं ये भी बता दिया कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो सब्स्टिट्यूट की प्राइस क्या हो रही है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉल्स। इसकी प्राइस क्या हो रही है? इसकी प्राइस कम हो रही है। तो डिमांड फॉर वाई नहीं, डिमांड फॉर एक्स विल बी। अब डिमांड किसकी पूछ रहा है? डिमांड इसकी पूछ रहा है कि इसकी डिमांड बताएं। हमें पता है कि इसकी प्राइस कम होगी, तो इसकी प्राइस कम होगी तो इसकी अपनी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स, द डिमांड फॉर एक्स विल फॉल, डिक्रीज, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज। ये आपके सामने, ठीक है। इस तरह ये सारा जो है वो आप नोट करेंगे, सामने लिखेंगे इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्प्लीमेंट टू कार्स? कॉम्प्लीमेंट गुड कौन सी होती है? जिसको हम साइमल्टेनियसली कंज्यूम करते हैं। देखते हैं, कार्स है तो पेट्रोल, पेट्रोल, ठीक है ना ये। और नेविगेशन सिस्टम्स, आईफोन, सीएनजी, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो जिसके बगैर ये गाड़ी चल सकती है। जिसके सॉरी लिखा हुआ नॉट कॉम्प्लीमेंट। पेट्रोल और सीएनजी, हाँ सीएनजी भी तो रिक्वायर्ड है अगर कोई गाड़ी सीएनजी पे। नेविगेशन सिस्टम कंट्रोल है,
जिसमें आप नक्शा वगैरह देखते हैं। आईफोन नहीं, आईफोन ऐसा नहीं है कि आईफोन के बगैर ये गाड़ी नहीं चल सकती। अ गुड हैविंग नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज कॉल्ड, नेगेटिव को अंडरलाइन करें, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव को अंडरलाइन करके लिखे इनवर्स रिलेशन विद इनकम, यानी इनकम ज्यादा डिमांड कम, तो वो कौन सी गुड होती है? वो होती है इंफीरियर। हमने इंफीरियर के डेफिनेशन में पढ़ा था। विच वन इज नॉट अ प्री कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है? कंडीशन को अंडरलाइन करके लिखे ऊपर डिटर्मिनेंट। इनमें से कौन सा लॉ का डिटर्मिनेंट नहीं है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बिल्कुल है, इनकम ऑफ कंज्यूमर भी है, पॉपुलेशन भी है, वेजेस नहीं पढ़ा हुआ हमने, वेजेस नहीं है। डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट बिकॉज ऑफ डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड इज डाउनवर्ड स्लोप टू द राइट। किसकी वजह से? प्राइस इफेक्ट की वजह से। प्राइस इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। कल के लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि अगर प्राइस इफेक्ट भी आ जाए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी आ जाए, इनकम इफेक्ट भी आ जाए, तो आपने अल ऑफ द अबव करना है। तो तीनों करेक्ट है, क्योंकि इसके पीछे कहानी किसकी थी? प्राइस की। इसके पीछे फैक्टर ही है, प्राइस है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है, इनकम इफेक्ट भी है, ये नोट्स में लिखा हुआ है। प्राइस इफेक्ट नोट्स में नहीं लिखा हुआ डायरेक्टली, लेकिन आपको पता है कि ये कहानी किसकी है? ये प्राइस की है। सप्लाई कर्व फॉर लैंड इज, पहले तो ये देखें सप्लाई कर्व फॉर लैंड इज, सप्लाई कर्व बनता कैसे है? अपवर्ड स्लोप कर्व होता है, बिल्कुल ठीक है, अपवर्ड स्लोप कर्व होगा। सप्लाई कर्व ये होता है, ये सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व फॉर लैंड इज हॉरिजॉन्टल। ये कह रहा है सप्लाई कर्व ऐसे बनेगा, कह रहा है सप्लाई कर्व ऐसे बनेगा, ऐसे तो नहीं होता भैया। वर्टिकल, ये भी सप्लाई कर्व हमने नहीं देखा। नेगेटिव स्लोप, ये तो डिमांड कर्व होता है। पॉजिटिव स्लोप, यस ये। चलो अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइस बढ़ रही है, लैंड की प्राइस बढ़ रही है, प्राइस ऑफ लैंड इंक्रीजेस। अब जिसकी प्राइस बढ़ती है हम उसकी क्वांटिटी सप्लाइड को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती कैसे है? क्वांटिटी सप्लाइड कैसे इंक्रीज होगी? प्रोडक्शन होगी मजीद। अब हमने टमाटर की सप्लाई को इंक्रीज करना था तो ज्यादा प्रोड्यूस किए थे, अब ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे करते हैं, प्राइस बढ़ी है तो इस जमीन को मशीन में डालेंगे, मशीन में डालेंगे तो एक नई जमीन जो है वो देखी तो उसके डबल स्टोरी लगा देंगे। क्या ये पॉसिबल है? हरगिज पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे करेंगे, एक तरफ से आप खींच लें, दूसरी तरफ से मैं पकड़ता हूं, खींच के जो है वो उसको एक्सटेंड करते हैं, सप्लाई इसकी बढ़ जाएगी। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये है कि प्राइस जितनी मर्जी इंक्रीज हो, सप्लाई को हम चेंज नहीं कर सकते। ये क्वांटिटी सप्लाइड है, ये प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस पहले थी ₹100, उस वक्त क्वांटिटी सप्लाइड है 50। प्राइस बढ़ के हो गई 1000, स्टिल क्वांटिटी सप्लाइड 50। ये हो गई प्राइस 10,000, क्वांटिटी सप्लाइड यही 1,00,000, क्वांटिटी सप्लाइड वही। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस की वजह से ये क्वांटिटी सप्लाइड चेंज नहीं हो रही। तो पहला पॉइंट इधर बनेगा, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। इन सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, जब मिलाएंगे तो ये एक सप्लाई कर्व बनेगा, इस तरह का एक कर्व बनेगा, ये है सप्लाई कर्व। ठीक है, तो सप्लाई कर्व फॉर लैंड इज, ये वाला जो होता है इसको हम नाम देते हैं, ये वर्टिकल सप्लाई कर्व है। ये कौन सा है? ये है वर्टिकल सप्लाई कर्व। तो करेक्ट ऑप्शन अल्फा। द पार्ट ऑफ आउटपुट विच नॉट ऑफर्ड टू सेल इन मार्केट इज कॉल्ड स्टॉक। कहते हैं वो सारी चीजें जो आप मार्केट में रेडिली अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, रेडिली अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, गोदाम में आपके पास जो चीजें पड़ी हुई है, ये वो है। अकाउंटिंग में आप स्टॉक कहते हैं जो आपकी इन्वेंट्री पड़ी होती है। यस, इन्वेंट्री की तरह है, लेकिन इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं जो चीजें आपके गोदाम में पड़ी हुई हैं, जो आप डायरेक्टली सेल नहीं कर रहे, ये क्या है? स्टॉक है। Which one is not a precondition? Precondition को अंडरलाइन करके हमने लिखा था determinants. Which one is not a determinant of law of supply? Oil prices, price of the product है। Wages बिल्कुल cost है।
नन ऑफ द अबव। और इनकम ऑफ कंज्यूमर, यस ये डिमांड में था, सप्लाई में ये नहीं होगा। रिजर्वेशन प्राइस क्या है? रिजर्व प्राइस है वो प्राइस, वो मिनिमम प्राइस जिसको जो कौन सेट करता है? गवर्नमेंट सेट करती है? नहीं, वो तो रेगुलेटेड प्राइस हो जाएगी। मिनिमम प्राइस अ प्रोडक्ट इज विलिंग टू, अ प्रोड्यूसर इज विलिंग, यानी प्रोड्यूसर सेलर सेट करेगा वो प्राइस टू गेट फॉर इट्स प्रोडक्ट। ठीक है। विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ रिजर्वेशन प्राइस? डिस्पोजेबल इनकम बिल्कुल भी है ये, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट ये भी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पड़ा था, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। इन अ फ्री मार्केट प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय, प्राइस कौन डिटरमिन करता है? प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय कंज्यूमर? नो, हम नहीं। प्रोड्यूसर जो वो बताएगा वो प्राइस होगी क्या? नहीं। तो फिर प्राइस कैसे डिटरमिन होती है? प्राइस डिटरमिन होती है मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस के इंटरेक्शन से। अ प्राइस अबव देन मार्केट प्राइस, आपको याद होगा 100 प्राइस है, मार्केट इक्विलिब्रियम, अबव प्राइस 120, यस बिल्कुल हो सकती है। अ प्राइस अबव देन मार्केट प्राइस विल शो इक्विलिब्रियम? नो, नो, प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा हो रही है, विल शो मैक्सिमम प्राइस? नहीं। इसके साथ लफ्ज लिखा होता है मिनिमम, विल शो शॉर्टेज। प्राइस बढ़ेगी तो लोग डिमांड इंक्रीज करेंगे? नो, डिमांड डिक्रीज करेंगे। डिमांड कम, बेचने वाले बेचने को तैयार है पर खरीदने वाला खरीदने को तैयार नहीं। जब प्राइस ज्यादा होती है तो क्वांटिटी मार्केट में सरप्लस में होती है। अ सपोर्ट प्राइस और मिनिमम प्राइस ऑलवेज सेट, लिखा हुआ सपोर्ट प्राइस और मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस कौन सी थी? प्राइस अबव देन इक्विलिब्रियम प्राइस, अबव देन इक्विलिब्रियम प्राइस, और मैक्सिमम प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। ये अल्फाज जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम के, आपको कंफ्यूज ना करें, ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने बताया भी नहीं, मैंने कल इस पर हाथ भी रखा था और बकायदा मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट कर रहे हैं किसको, लेकिन मिनिमम का लफ्ज आएगा अबव और मैक्सिमम बिलो। अ सरप्लस इन गुड्स मार्केट विल, सरप्लस है मार्केट में उसके, अच्छा फिर क्या हुआ? टमाटर ज्यादा है, हमने आवाज लगाई थी टमाटर ले लो, उसने कहा नहीं हम तो नहीं लेंगे। भाई क्यों? प्राइसेस बहुत ज्यादा है। हमें क्या करना पड़ेगा? मजबूरन प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टमाटर अगले दिन खराब हो जाएंगे। पहले जितना नुकसान होना था उससे ज्यादा नुकसान होगा, बल्कि मैं तो कहता हूं डबल नुकसान होगा। हाँ, हम प्राइसेस को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। सरप्लस के केस में सरप्लस स्टॉक है, मजबूरन हम प्राइस को रिड्यूस करेंगे। The government introduced a maximum price below the equilibrium price level. What effect will have this on market? यानी 100 रुपीज प्राइस थी, अब गवर्नमेंट ने क्या किया? ₹80 प्राइस सेट की है। जब प्राइस 80 गवर्नमेंट सेट करेगी तो नो चेंज? नहीं, बिल्कुल चेंज तो आएगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। सरप्लस देखते हैं, प्राइस कम हो गई तो डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, खरीदने वाला खरीदने को तैयार होगा, बेचने वाला बेचने को तैयार नहीं होगा, तो इसका मतलब सिचुएशन शॉर्टेज की है। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ मिनिमम वेज रेट बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम वेज रेट, व्हाट विल इफेक्ट दिस ऑन लेबर मार्केट? अनएम्प्लॉयमेंट होगी। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ मिनिमम वेज रेट बियॉन्ड इक्विलिब्रियम, डिक्रीज इन लेबर डिमांड, सरप्लस ऑफ लेबर, बिल्कुल ठीक है। ड्यू टू COVID-19 वर्ल्ड हैज गॉन फॉर लॉकडाउन, कंसीक्वेंटली इन इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैज शोन हिस्टोरिकल कट अलॉन्ग विद लेस कंजम्पशन ऑफ ऑयल टू। COVID-19 की वजह से, क्वारंटाइन में लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ? इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस फॉर पेट्रोलियम डिक्रीजेस, प्राइस फॉर पेट्रोलियम डिक्रीजेस, और डिमांड भी लेस कंजम्पशन का मतलब लोग डिमांड भी नहीं कर रहे ऑफ ऑयल टू। इन इकोनॉमिक थ्योरी दिस इज नोन एज, इसको क्यों क्या कहा जाता है? बताएं शाबाश। ये जो चेंज आ रहा है ये क्या प्राइस की वजह से आ रहा है? क्या ये जो कंजम्पशन या डिमांड चेंज हो रही है प्राइस की वजह से चेंज हो रही है? नहीं, COVID-19 ये तो नॉन प्राइस डिटरमिनेंट है। नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से अगर डिमांड चेंज हो तो शाबाश, इसको क्या कहते हैं? फॉल इन डिमांड या फॉल इन सप्लाई? पहले तो ये है कि सप्लाई तो आएगा ही नहीं, क्योंकि डिमांड की बात करें। फॉल इन डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्या ये COVID-19
बताएं शाबाश, प्राइस डिटर्मिनेंट है या नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है? नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है, तो फॉल इन डिमांड। राइज इन डिमांड फॉर फेस मास्क ड्यूरिंग कोविड-19 इज टर्म्ड एज, डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज। किस वजह से? कोविड-19 में प्राइस की वजह से नहीं, नॉन प्राइस की वजह से। नॉन प्राइस की वजह से तो सॉरी, इधर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ही होगी, ये नॉन प्राइस है ना, तो फॉल इन डिमांड। और इधर भी कोविड-19 नॉन प्राइस है तो फॉल, देखें सॉरी, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो राइज इन डिमांड। टोयोटा मोटर्स हैव शोन हिस्टोरिकल डिक्लाइन, डिक्लाइन कहते हैं डिक्रीज को, हिस्टोरिकल डिक्रीज इन इट्स सेल्स, यानी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो रही है ड्यूरिंग कोविड-19। इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड भी कहते हैं, फॉल इन डिमांड भी कहते हैं, इन्वर्टेड, ये की बात है, बिल्कुल ठीक है, इसकी वजह से डिमांड कम होगी, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अदर कौन से होंगे? अदर मींस के नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से। तो चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ठीक है, राइज एंड फॉल इन डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल ठीक, शिफ्ट भी इसको कहते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी कैन कॉज, लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है, किसको इफेक्ट कर रहा होगा? लेबर प्रोडक्टिविटी फैक्टर प्रोडक्शन है, लेबर चूंकि फैक्टर प्रोडक्शन है तो ये डिटर्मिनेंट है किसका? सप्लाई का, तो सप्लाई चेंज होगी। अच्छा, प्राइस डिटर्मिनेंट है, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है? नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है। दूसरा ये कि इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी मींस प्रोडक्शन ज्यादा होगी, मींस सप्लाई ज्यादा, सप्लाई ज्यादा तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू राइट। Which one of the following rightward shifting in market demand curve, किसकी वजह से डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा? पहले क्या है? डिमांड कर्व है, दूसरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, और तीसरी बात ये कि राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो मैं तो ये देखूंगा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व, इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड कर्व इंक्रीज होगा, यानी डिमांड इंक्रीज होगी। चलो देखते हैं किस वजह से। चेंज इन प्रोडक्ट प्राइस, ये तो प्राइस है, इसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? मूवमेंट होगी। चेंज इन सब्सिडीज, डिमांड कर्व, सब्सिडीज, डिमांड कर्व, सब्सिडीज, क्या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा? वो तो सब्सिडीज के चेंज होने की वजह से डिमांड कर्व चेंज होगा। नो, ये तो सप्लाई का डिटर्मिनेंट है, ये डिमांड का तो नहीं है, तो सप्लाई का डिटर्मिनेंट है। चेंज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी सप्लाई का डिटर्मिनेंट है। चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, हाँ, इनकम ऑफ कंज्यूमर की वजह से डिमांड कर्व चेंज होगा, और कैसे चेंज होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अच्छा, इसने लिखा हुआ है चेंज, चेंज की वजह से तो लेफ्टवर्ड भी पॉसिबल है, हाँ, लेकिन हम ज्यूम करेंगे क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है, तो राइटवर्ड शिफ्ट। उसे क्या लिखना चाहिए था? इंक्रीज इन मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर, या यहां पे भी चेंज। राइज इन डिमांड फॉर पेट्रोलियम बाय मोटरिस्ट likely to follow rise in प्राइस ऑफ सेकंड हैंड कार, नहीं, ये तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंट है। प्राइस ऑफ स्टील भी इंडिपेंडेंट है, मोटर व्हीकल टैक्स भी इंडिपेंडेंट है, हाँ, इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगी, बस फेयर, यानी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। राइज इन डिमांड है ना, डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करें, डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं। देखिए डिमांड कर्व को हमने राइटवर्ड शिफ्ट किया तो उसकी वजह से प्राइसेस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो बस वाले क्या करते हैं? बस फेयर से लेते हैं तो किराए क्या हो जाएंगे? किराए बढ़ जाएंगे। फॉलोइंग विल कॉज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन मार्केट सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व है, शिफ्ट हो रहा है लेफ्टवर्ड। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड, प्राइस की वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होगा बल्कि मूवमेंट होगी। इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, ये डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो टैक्स ऑन इनकम पे लगते हैं। बताएं, डायरेक्ट टैक्स पढ़ा था हमने डिटरमिनेंट्स में, या इनडायरेक्ट टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो नहीं आना, बल्कि यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी है तो उसकी वजह से क्या होगा? एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो सप्लाई कर बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड नहीं होगा। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा तो सप्लाई कम, सप्लाई वुड रिड्यूस। द डायग्राम शो द डिमांड कर्व फॉर गुड ए, ये डायग्राम है डिमांड कर्व फॉर गुड ए। आपने बताना है व्हाट वुड कॉज अ मूवमेंट अलोंग द कर्व फ्रॉम 2 to 3, ठीक है, ये भी आप कर लेंगे। द डिमांड, द डायग्राम रिप्रेजेंट द मार्केट फॉर गुड एक्स। एक और डायग्राम दी हुई है,
और गुड एक्स वो कह रहा है कि ये गुड एक्स की डायग्राम है। आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज इन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम P1 to P2 होगा शायद, आपके नोट्स में ये पूरा होगा, वो शायद पूरा कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये है मेरे फेवरेट, ये मेरे फेवरेट है। ठीक है, यही सारे सवाल आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद ये टेस्ट के डिस्कशन में ये आपको सवाल मिलेंगे सारे, लेकिन इस तरह नहीं मिलेंगे आपको, वो थोड़े से मुश्किल करके मिलेंगे, थोड़े से वो मुश्किल होंगे। इसी के जो है वो आखिरी 2 MCQs है। इसके साथ ही हमारे कॉन्सेप्ट चेकर के जो MCQs हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे।